भाग 14। अमित बड़े दिनों बाद रिलैक्स होकर मेडिकल कॉलेज के लिए निकले। नीली डेनिम की शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर की जीन्स और आंखों पर हल्के नीले रंग के गॉगल्स चढ़ाए और बुलेट की तरफ जैसे ही आगे बढ़े कि अचानक मां सामने आ गई और उन्होंने मिर्ची से डॉक्टर साहब के सर के चारों तरफ से घुमाकर उनकी नजर उतारने लगी। और बिट्टू ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा तो मां ने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोला और चुपचाप अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जब मां ने इशारे से बोलने को कहा तो बिट्टू ने झल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है मां? यू नो ना, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तो पापा ने पीछे से कहा, बेटा ये सब तेरी हिफाजत के लिए करती है वो, अगर ऐसा करने से उसके दिल को तसल्ली मिलती है तो कर लेने दो। ओके पापा, सिर्फ माँ की खुशी के लिए, बिट्टू ने कहा और बुलेट पर सवार होकर चल दिए। आज बड़े दिनों बाद बिट्टू को खुश देखा है। पापा ने राधिका जी से कहा तो दादी ने कहा, पिछले दिनों में कितना कुछ हो गया। कृपा की शादी थी, उसकी भागम भाग थी और फिर उसी बीच सोनम के साथ इतना सब हो गया, तो उसका डिस्टर्ब होना तो बनता है। मैं तो यही सोचकर डर जाती हूँ कि अगर उस दिन बिट्टू सही समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाता तो ना जाने वो शैतान रजत बेचारी बच्ची के साथ पता नहीं क्या करता। हम उसके पापा को क्या जवाब देते। राधिका जी ने दुखी होते हुए कहा तो नंद किशोर जी ने कहा, अरे राधिका जी परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। हमारे बच्चों ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ईश्वर उनके साथ कैसे गलत होने देते। दादी ने भी कहा कि हाँ राधिका, अब हमको भी इस बात की चर्चा बंद कर देनी चाहिए। हमारे दोनों बच्चे पुरानी कड़वी बातों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी उनका साथ देना चाहिए। चलो, वो दोनों तो चले गए, आइए अब हम लोग नाश्ता कर लें। और वो सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। सोनम क्लास खत्म करके अनमनी सी लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई और एक साइंस जनरल के पन्नों को पलटने लगी। रह रहकर उसे कल रात के पल याद आ रहे थे और वो सब याद करते ही एक सिहरन सी उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती। वो आखिर ये सब क्यों महसूस कर रही है? बिट्टू तो हमसे कभी सही से बात भी नहीं करते हैं और आजकल इतने केयरिंग और लविंग हो रहे हैं। सोनम ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में भी उसे डॉक्टर साहब मंद मंद मुस्कुराते दिख रहे थे। ओफो, हम तो ऐसे पागल हो जाएंगे, सोनम ने खुद से कहा और अपनी आंखें खोल ली। तभी उसके साइड चेयर पर बैठते हुए नेहा मैम, जो कि सोनम की उस कॉलेज में इकलौती सहेली थी, ने कहा, किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा है मैडम जी? खुद पर ही। सोनम ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा कि हमें भी नहीं पता, तो तुम्हें क्या बताएं? अच्छा जी, नेहा ने हंसते हुए कहा, कहीं इश्क विश्क का मामला तो नहीं है ना? क्योंकि अक्सर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को यहीं पर कंफ्यूज होते देखा है। एक्चुअली नेहा ने अपने अनुभव के हिसाब से कहा कि सारी दुनिया की तो खबर होती है, बस जिसे होनी चाहिए वो ही बेखबर होता है। सोनम ने कहा कि प्लीज तुम ना अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? और हमें प्यार ही नहीं हो सकता। सोनम ने कहा, क्यों? क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, जज्बात नहीं है, या फिर तुम एलियन हो? नेहा ने सवालों की बौछार कर दी। अरे हमारी नॉन स्टॉप शताब्दी एक्सप्रेस रुको तो सही। सोनम ने हंसते हुए कहा, हमारे एक इंकार पर तुम तो सवाल पर सवाल किए जा रही हो। हाँ तो इस तरह के जवाब भी कोई देता है क्या कि तुमको प्यार ही नहीं हो सकता? नेहा ने आंखें चौड़ा करते हुए कहा, हाँ नहीं हो सकता हमें प्यार किसी से भी, क्योंकि आजकल प्यार का जो डेफिनेशन है ना, हम उसमें अनफिट है यार। सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट? प्यार की डेफिनेशन? नेहा ने सरप्राइज होते हुए कहा, हाँ जी नेहा जी। सोनम ने नेहा को बोला, और क्या है ये प्यार की डेफिनेशन? जरा मुझे भी तो पता चले। नेहा ने सोनम को साइड हक करते हुए कहा, आजकल प्यार दिखावा हो गया है, जिसके जितने ज्यादा गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स हो वो उतना ही कूल माना जाता है। जो अपने पार्टनर को महंगे गिफ्ट दे, महंगे होटल में खाना खिलाए, उस पर खर्च करे, और सबसे बड़ी बात कि अपने पार्टनर के साथ जितनी जल्दी फिजिकल हो सके वो उतना ही एडवांस समझा जाता है, सच्चा प्यार करने वाला माना जाता है। सोनम ने कहा, और हमें ऐसा प्यार और ऐसे प्यार करने वाले बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझिए आप? सोनम ने नेहा से मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे भी हम यहाँ अपने और अपने पापा के सपने पूरे करने आए हैं, ये प्यार व्यार हमारे बस का नहीं है। सोनम बोली, ओफो मैडम जी, तो नो एंट्री का बोर्ड लगाए बैठी हैं। पर मैडम जी, जब इश्क होना होता है
तो तब हो ही जाता है। ये आपके नो एंट्री के बोर्ड ना इश्क की आंधी में उड़ जाने हैं, देख लेना। नेहा ने इतराते हुए कहा और हंसते हुए अपनी क्लास की तरफ चली गई। उफ, ये क्या कह दिया नेहा तुमने। सोनम बुदबुदाई। हम खुद ही परेशान हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अब तुम भी हमें उलझा कर चली गई। सोनम का लेक्चर नहीं था और पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो उसने फोन में लीड लगाकर गाने सुनना स्टार्ट कर दिया। और पहला गाना ही ऐसा था कि ओफ, अब ये एफएम वाले भी हमें चैन से नहीं जीने देंगे, उसने कहा और चैनल बदल दिया। पर इस पर तो और भी माशाल्लाह गाना चल रहा था। आज इन एफएम वालों को क्या हो गया है, सब एक ही जैसे गाने बजा रहे हैं। सोनम ने झल्लाते हुए कहा और अपने कानों से लीड निकालकर अलग कर दी और फोन को स्विच ऑफ कर दिया। वैसे सोनम को गाने पसंद थे, पर आज वो इन गानों की वजह से और उलझती जा रही थी। उसका दिल कहता कि कुछ ऐसा ही हो वो भी महसूस कर रही है आजकल, और उसका दिमाग कहता नहीं, वो ये सब महसूस कर ही नहीं सकती, ये सब उसकी डू लिस्ट में नहीं है। और ये सब सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी नेहा उधर से आती है अपनी क्लास खत्म करके, और सोनम को ऐसे बैठे हुए देखती है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, परेशान मत हो सोनम, आज तू जिन सवालों के हल ढूंढ रही है, आने वाला कल खुद ही उन सब सवालों के जवाब दे देगा तुझे। और बाकी आज के लिए तू अभी घर चली जा, आराम कर। कल से होम प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं, तो तेरा यहाँ होना जरूरी होगा, समझी ना। और सोनम नेहा के साथ ही घर के लिए रवाना हो जाती है। इधर KGMU की पार्किंग एरिया में जैसे ही बिट्टू जी अपनी बुलेट पार करने आते हैं, अच्छे अच्छे फॉर्च्यूनर और ऑडी वालों की हवा टाइट हो जाती है। सबकी निगाहें डॉक्टर साहब पर जम जाती हैं, पर डॉक्टर साहब अपनी धुन में मगन, अपनी बुलेट पार करके चाबी हाथ में लहराते हुए हल्की मुस्की मारते हुए वहां से निकल गए। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में जाकर 2 केस डॉक्टर साहनी के साथ असिस्ट किए और फिर तसल्ली के साथ एक पूरा राउंड वार्ड का लगाया और अपने साथ पीछे चल रहे 2-3 जूनियर इंटर्न डॉक्टर्स को कुछ जरूरी बातें समझाकर अपने रूम की तरफ चले गए। डॉक्टर साहब अपनी दुश्मनी और अपनी ड्यूटी दोनों पूरी शिद्दत के साथ निभाते थे। हल्के में ना लेना बिट्टू जी को। रूम में भी अपने पेशेंट की कुछ जरूरी फाइल्स देख रहे थे कि उनके रूम के गेट पर नॉक हुआ और वो बोले, प्लीज कम इन। अंदर आने वाले डॉक्टर अमित के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गए और डॉक्टर साहब के खाली होने का इंतजार करने लगे। डॉक्टर साहब ने फाइल पर ही नजरें गड़ाए हुए पूछा, सब तैयार कर लिया? तो जवाब मिला कि हाँ, सब ओके है। और अब डॉक्टर साहब सामने देखकर मुस्कुराए और बोले, अब शो टाइम। और अब दूसरी चेयर पर बैठे डॉक्टर कपिल भी मुस्कुराए, पर फिर भी एक बार अमित से पूछा कि क्या तू सच में ऐसा ही करेगा, एक बार और सोच ले। तो बिट्टू के चेहरे पर दुख और गुस्से के मिले जुले भाव थे। उसने कपिल से कहा कि उस रात अगर मैं एक पल की भी देर करता तो वो शैतान रजत सोनम के साथ क्या करने जा रहा था। क्या ये सब प्लान करते हुए रजत और कशिश ने एक बार भी नहीं सोचा था? रजत को तो मैं ठीक कर चुका हूँ, पर अब कशिश की बारी है। उसने गुस्से में कहा, एक लड़की होकर उसने एक दूसरी लड़की के साथ इतना गंदा सोचा? नहीं कपिल, सजा तो उसे मिलेगी, पर वो नहीं जो वो सोनम के साथ करना चाहती थी, बल्कि ऐसी सजा जब भी वो अपनी इस गलती को याद करे तो उसे अफसोस हो कि उसने ऐसा क्यों किया। आफ्टर ऑल उसने मेरी मतलब डॉक्टर अमित गुप्ता की जिंदगी को दुख देने की कोशिश की, उसको बर्बाद करने की कोशिश की। नहीं कपिल मेरे दोस्त, कशिश को ये समझना होगा कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता, वो बस हो जाता है अचानक से ही, कहीं भी, कभी भी, किसी से भी। कशिश को पंगे लेने की बहुत आदत है ना, आज का ये पंगा वो कभी नहीं भूलेगी, डॉक्टर साहब ने कहा और कपिल से चलने के लिए बोलकर खुद आगे बढ़ गया। कपिल के मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ और उसने बिट्टू को वो मैसेज दिखाया। फिर दोनों ही कातिलाना हंसी के साथ कॉरिडोर से होते हुए कॉलेज कैफेटेरिया एरिया में पहुंच गए। वो मैसेज आलोक ने किया था कपिल को। आलोक सुबह से ही कशिश की एक्टिविटी पर नजर रखे हुए था। अमित और कपिल के वहां पहुंचते ही आलोक ने इशारे में एक और देखने को बोला। अमित ने नजर घुमाकर उस और देखा। कशिश अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ अभी अभी आई थी और आदतन अपनी अमीरी और अपनी खूबसूरती के किस्से बड़ा चढ़ाकर बता रही थी। हालांकि वो कशिश की बातें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि कशिश क्या बात कर रही होगी। उसकी एक दोस्त रिया ने कहा, आज यहाँ कुछ इवेंट होने वाला है क्या? तब कशिश और दूसरी लड़कियों का ध्यान उस ओर गया जहां पर अमित, कपिल और आलोक अपने कुछ दोस्तों के साथ एक OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर शो का अरेंजमेंट करवा रहे थे। अमित को देखते ही कशिश के चेहरे पर रूमानियत छा गई और वो बड़ी अदा और नजाकत के साथ अमित की तरफ चल दी। ये देखकर
आलोक ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली तो कपिल ने आलोक को कंधे पर हाथ रखकर समझाने के लिए किया। आलोक ने मुस्कुराकर कपिल से कहा, आई एम ओके यार, सच में ये लड़की मेरे अमित या किसी और भी कोई भी लड़के के काबिल नहीं है। ये तो प्यार के भी काबिल नहीं है। हेलो अमित। ओह हेलो कशिश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सेम हियर डॉक्टर। बाय द वे ये सब क्या है? सरप्राइज फॉर यू, आई मीन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस हु अटेंड द लास्ट मंथ मेडिकल कैंप हेल्ड इन बेंगलुरु। कशिश के साथ वहां मौजूद और भी कई डॉक्टर खुश हो जाते हैं और सब खुद को उस बड़े से ओवरहेड प्रोजेक्टर पर देखने के लिए बेकरार हो जाते हैं। अमित मन ही मन बताता है कि आज के बाद तुम्हारा ये गुरूर हमेशा के लिए खत्म। तभी वहां अमित और कशिश के डिपार्टमेंट हेड के साथ और भी प्रोफेसर आ जाते हैं जिनको कि अमित ने स्पेशली इनवाइट किया था। वो सभी लोग अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए और अमित के इशारे पर आलोक ने प्रोजेक्टर स्टार्ट कर दिया। शुरू में KGMU के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देकर फिर अपने अपने डिपार्टमेंट हेड की तारीफ करने के बाद उस मेडिकल कैंप की फुटेज दिखाई जाने लगी जो कि बेंगलुरु में हुआ था। पर कशिश का उस सबसे कोई सरोकार नहीं था। वो तो बस अपने साथ बैठे लोगों को वहां पर अपनी पहनी हुई डिजाइनर कपड़े, घड़ी और भी न जाने क्या क्या के बारे में बता रही थी। और उसकी नजर अमित पर भी थी कि उस फुटेज में अमित और वो कहां-कहां साथ में नजर आ रहे थे। कि अचानक से बैकग्राउंड बदल गई और मेडिकल कैंप की जगह किसी शादी का घर दिखाई देने लगा। वहां बैठे सभी लोग कानाफूसी करने लगे कि ये सब क्या है। तभी कपिल ने माइक पकड़कर स्थिति को संभालते हुए कहा कि आप लोग प्लीज शांति बनाए रखें। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाने वाला जिसकी यहाँ जरूरत नहीं हो। अगर ये क्लिप दिखाई जा रही है तो निश्चित रूप से इसका कोई रीजनेबल रीजन है। प्लीज आप सभी लोग ध्यान से देखें। और सब बहुत ध्यान से उस ओर देखने लगे। लेकिन कशिश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो पहचान गई ये किसका घर है और ये किसकी शादी का कौन सा प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। सब लोग आंखें कड़ाए प्रोजेक्टर को देखे जा रहे थे और अमित कशिश के चेहरे के बनते बिगड़ते नक्शों को देख रहा था। सभी चौंक गए कि स्क्रीन पर तो कशिश है, पर वो यूं इस तरह सबसे नजरें चुराकर घर के बैकयार्ड की तरफ क्यों और किससे मिलने जा रही है। तभी रजत स्क्रीन पर दिखता है और उन दोनों को कुछ बातें करके कशिश को कुछ नोटों की गड्डी रजत को देते हुए और आपस में हाथ मिलाते हुए दिखाया जा रहा था। कशिश मौका पाकर वहां से निकलने के लिए होती है तो आलोक सामने आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर प्रोजेक्टर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। प्रोजेक्टर रुक जाता है और लाइट जला दी जाती है। What the hell is this? कशिश गुस्से में चिल्लाई, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? ये तो आप हम सबको बताएंगी डॉक्टर कशिश खन्ना, अमित ने सामने आते हुए कहा। ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है अमित? कशिश ने अकड़ते हुए कहा। कशिश की बेशर्मी और बेबाकी से उसके सीनियर भी हैरान थे। इस समय वो एक डॉक्टर न होकर एक साइको लग रही थी। इन सब से क्या साबित कर लोगे तुम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं क्या कह रही हूँ? ये लड़का कौन है? मैंने उसे क्या कहते हुए पैसे दिए? तुम तो एक जीनियस डॉक्टर हो अपने डिपार्टमेंट के, और फिर इतनी सी बात समझ में नहीं आई तुम्हारे कि बिना साउंड के क्या सबको ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखा रहे थे? कशिश ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। डॉक्टर कशिश खन्ना, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बिना साउंड के मैं कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, पर अगर इस क्लिप में साउंड आ जाए तो अमित ने एक चाल चली, इससे आगे की क्लिप प्ले की जाए तो आपकी आवाज और आपके इरादे आप खुद अपने मुंह से बोलती हुई नजर आएंगी। अमित ने कशिश को शीशे में उतारते हुए कहा। चाल काम कर गई और कशिश बौखलाहट में सब कुछ बोल गई जिसको कपिल ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कशिश, ओह, तो अब तुम उस 2 टके की छोटे शहर की लड़की के लिए मुझे डॉक्टर कशिश खन्ना को ब्लैकमेल करोगे? आखिर उस लड़की की औकात ही क्या है मेरे सामने जो मुझे कम्पीट करे, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए? नहीं डॉक्टर साहब, कशिश ने कभी हारना नहीं सीखा। आज तक मैंने जिस भी चीज पर हाथ रखी है वो मेरी हुई है, और अगर वो मिडिल क्लास 2 टके की लड़की तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आई होती तो आज तुम मेरे साथ होते, ना कि उस मैडम जी के साथ। उसकी वजह से तुम्हारे घर पर मेरी बेइज्जती हुई थी, तो बस मैंने भी सोच लिया था कि इस बेइज्जती का बदला सूद समेत लिया जाएगा और उसे तुम्हारी लाइफ और घर दोनों से ही बेदखल कर दूंगी मैं। इसीलिए मैं रजत से मिली और पैसों के लालच में उसने मेरा साथ देने का वादा किया, पर
वो साला पूरा डफर निकला। इतना अच्छा मौका मिला था उसे शादी में, बट साले को लड़कियां ताड़ने से ही फुर्सत नहीं थी। नहीं तो मैं उस मैडम जी का किस्सा तो वही खत्म हो जाता, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती, और तब तुमको मेरे पास आना ही पड़ता डॉक्टर अमित गुप्ता जी। और तभी तड़ाक, एक जोरदार तमाचा कशिश के गाल पर पड़ा। मम्मा पापा आप यहाँ? कशिश का मुंह खुला का खुला रह गया। मत बोल अपनी गंदी जुबान से हमें मम्मा पापा। कशिश की माँ ने रोते हुए कहा, क्या हमने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखा था कि आज तू सबके सामने हमारी इज्जत इस तरह से मिट्टी में मिलाए? कशिश की माँ बोली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू खुद एक लड़की होकर एक दूसरी लड़की के लिए उसकी इज्जत को तार तार करने की सोच रही थी? छी है तुम पर कशिश, तुम पढ़ लिख कर भी उन हैवानों की लिस्ट में आ गई हो जो सच में ये काम करते हैं। तो क्या हुआ कि तुम एक लड़की हो? उसके पापा ने कहा और शर्म और दुख से अपनी पलकें झुका ली। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, आपकी लड़की हमारे KGMU के लिए एक धब्बा है, हम इसको यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कशिश के HOD ने कहा। वैसे तो कशिश की इस हरकत के लिए उसे रेस्टिकेट करना चाहिए, पर क्योंकि ऐसा करने से उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम डॉक्टर कशिश खन्ना को दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी में टर्मिनेट कर रहे हैं। इतना कहकर उसके HOD वहां से चले गए और कशिश के माँ पापा अमित से कशिश के किए की माफी मांगकर वहां से चले गए। कशिश शॉक्ड सी अपनी जगह पर खड़ी थी। तब आलोक ने कशिश से कहा कि देखा कशिश, आज तुमने अपनी झूठी शान और अकड़ घमंड के चलते कितने लोगों के विश्वास को तोड़ दिया। अब तुम लाख कोशिश कर लेना, पर यह टूटा हुआ विश्वास तुम कभी नहीं कमा पाओगी। और वो भी बुझे और टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला गया। अब कशिश रोते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और अपने चारों तरफ देखने लगी। अभी कुछ देर पहले तक जो लोग उसके जैसी लग्जरी लाइफ जीने के लिए तरस रहे थे, अब वही लोग उस पर तरस खा रहे थे। उससे वाकई गलती हो गई। अमित तो कभी उसका था ही नहीं, और जो उसके थे उसके माँ पापा आलोक, आज उनको भी उसने अपनी झूठी जिद और घमंड के चलते खो दिया। ये उससे क्या हो गया? उसने अपनी ही हाथों से अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां तबाह कर ली। वो फूट फूट के रोने लगी, पर अभी भी देर नहीं हुई है। कशिश ने सर उठाकर देखा तो अमित और कपिल वहां खड़े हुए उससे कह रहे थे, आलोक तुमसे बहुत प्यार करता है कशिश। अमित ने कहा, जाकर उससे सॉरी बोलो, देखो झट से मान जाएगा। और माँ बाप तो कभी ज्यादा देर तक अपने बच्चों से नाराज रह ही नहीं सकते हैं। जाओ जाकर उनसे भी सॉरी बोल दो। इस बार कपिल ने कहा, पर मैंने सबको हर्ट किया है अमित। कशिश ने रोते हुए कहा, वो लोग मुझे माफ करेंगे? और आलोक, उससे तो कभी मैंने सीधे मुंह बात तक नहीं की, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? वो भी इतना सब होने के बाद? कशिश ने फिर से अपना चेहरा नीचे कर लिया। इडियट, जहां सच्चा प्यार होता है वहां नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रहती, कपिल ने कहा। और फिर अमित बोला, अब जल्दी से जाओ आलोक के पास, नहीं तो वो रिया को मैंने कहते हुए सुना था कि अब आलोक कशिश के साथ तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ही उसे प्रपोज कर दूं? नहीं नहीं, मैं एक बार गलती से आलोक को खो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं लूंगी। इतना कहकर कशिश जाने लगी। फिर अचानक ही पीछे मुड़कर अमित और कपिल को हक करते हुए बोली, तुम लोग सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। आज इतना सब होने के बाद भी मेरी हेल्प कर रहे हो। मैं ही तुम लोगों की दोस्ती के काबिल नहीं थी। और इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। तो अमित ने उसे चुप कराते हुए कहा कि अब सब आंसू यहीं बहा लोगी तो आलोक को कैसे डाउन करोगी? माना कि सॉफ्ट बंदा है, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में है। अमित ने हंसते हुए कहा, और इस समय दिल जला भी है। कपिल ने कहा तो कशिश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। इस दिल जले आशिक को जल्द ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर माँ पापा से भी तो मिलवाना है उसको। इतना कहकर कशिश वहां से चली गई। अब कपिल ने पूछा, अब क्या? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब बोले। फिर कपिल की पीठ पर धौल जमाते हुए बोले कि यारा, बहुत दिनों से चैन की नींद नहीं सोया हूँ, तो अब घर जाकर मजे से मन भर सोऊंगा। कपिल बोला, मैं भी चलूं? अबे तू अपने घर पर जाकर सो। बिट्टू बोला, अच्छा बेटा, काम हो गया तो दोस्त की वैल्यू खत्म हो गई। कपिल ने झूठे गुस्से से कहा, ओए नौटंकी, मुझे ना तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, अब तेरा भी इंतजाम कराना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बिट्टू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, रुक साले, तुझे मैं उस टाइप का दिख रहा हूं, तेरी तोप। और फिर वो दोनों दोस्त पूरे ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाकर थक कर चूर चूर होकर एक दूसरे के ऊपर गिर गए और फिर कुछ देर यूं ही पड़े रहे। दोनों के मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने
MS के एग्जाम में टॉप किया है। कपिल ने अमित से कहा कि तूने बहुत अच्छा किया यार, जो उसी वक्त कशिश के माँ पापा को भी बुला लिया। उनको भी सच्चाई खुद कशिश के मुंह से ही सुनने को मिल गई। मुझे पता था कि कशिश अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज है और वो उनका रिजेक्शन नहीं झेल पाएगी, और देख वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा। अमित ने कहा। न सिर्फ कशिश को अपनी गलती का एहसास हुआ, बल्कि वो सबसे अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगने को तैयार हो गई। अमित ने कहा, यार मैं आलोक के लिए बहुत खुश हूँ, देर से ही सही लेकिन उसको उसका प्यार तो मिला। अमित ने कपिल से कहा, और मैं तेरे लिए एटलीस्ट अब तेरी गाड़ी तो पटरी पर आएगी। कपिल ने अमित को कोहनी मारते हुए कहा, और कपिल के इतना कहते ही डॉक्टर साहब को सोनम की याद आ गई। एक अजीब सी बेचैनी ने उनको घेर लिया। बड़ी अजीब सी हालत हो गई हमारे डॉक्टर साहब की। दिल परेशान हो गया उन्हें याद करते ही, पर होठों पर खुशी छा गई। और उधर सोनम को जोर से हिचकी आ गई कि किसने इस तरह याद किया कि सोते से उठकर बैठ गए, और अचानक ही उसका हाथ सीने के बाईं तरफ चला जाता है। जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखते ही उसके होंठ खुद ब खुद धीरे से हिलने लगते हैं। डॉक्टर साहब। और उधर अमित इधर उधर देखने लगता है कि जैसे सोनम ने उसे धीरे से पुकारा है, और वो वहीं ग्राउंड में लेटकर बंद आंखों से सोनम को याद करके मुस्कुराने लगता है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।